ये देखिए, ये जो एक रेफरेंस बुक है मैंने आप लोगों के लिए बाय की थी, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ऑल इन वन। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ सैम्पल पेपर्स हैं। इसमें एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पिक्चर्स, मानचित्र और कुछ तालिका दी गई है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आप लोगों को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लेटेस्ट एडिशन है, देखिए सीबीएसई सिलेबस 2020-23 के अकॉर्डिंग ही है ये। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। ये है चैप्टर 2। इससे पहले हम चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ करके हम कोशिश करेंगे कि 30-40 एमसीक्यूज़ हमारे हो जाएं। अगर आप लोग ये करके जाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। एटलीस्ट इतने एमसीक्यूज़ तो करके जाइए ही। वैसे तो किसी भी चैप्टर से 100 एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, बट आप इतने कर जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलने के चांसेस रहेंगे एग्जाम में। वीडियो ये है डायरेक्ट बुक से और आदि है ये फ्रॉम पीडीएफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6ठी सदी में 16 महाजनपद। अब ये याद रखना हमेशा कितने महाजनपद है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो महाजनपद थे 16 और इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल था मगध। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि 6ठी से 4ठी बीसीई सदी के बीच मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। हमें पता है मगध आंसर है, सेम ही है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है हमारा कि मगध महाजनपद से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना कि नहीं वाला बताना है। और ये जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं ये तीनों करेक्ट हैं। तो जो इनकरेक्ट है वो है डी, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि वहाँ के जो जंगल थे वहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा मिला करते थे। अभाव मतलब होता है कमी, तो यहाँ ये ऑप्शन रॉन्ग है, इसलिए हम ये रॉन्ग को ही हमें बताना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हमारा 4ठी बीसीई सदी में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया गया था। है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कौन सी थी। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर राजगृह। ओके, काल के दौरान अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन था, यानी अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी थी। तो हमेशा याद रखना आंसर होगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र पूछा जाए तो कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोल दिया जाता है, तो यहाँ चाणक्य होता तो वो भी करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, शासक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए धम्म का प्रचार प्रसार किया और धम्म महमात नाम के विशेष अधिकारियों को नियुक्त भी किया। तो वो शासक या राजा जो थे वो कौन थे, वो थे अशोक। यहाँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम की पहचान करें जिसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि द्वारा लिखा गया। तो इसका आंसर हमारा होगा प्रयाग प्रशस्ति। तो आपको याद रखना होगा इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को ही प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है, जो कि समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी। और इसे लिखने वाला जो पोएट था या राइटर था वो कौन था, हरिसेन। ये नाम भी आपको याद रखना होगा। ये सीबीएसई टर्म 1 में आया है। और अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने भारत में पहली शताब्दी में सोने के सिक्के जारी किए। तो सोने के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले जो थे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन शक्तिशाली वाकाटक रानी थी जिसने गांव को भूमि दान दिया था। यानी ये इतनी पावरफुल रानी थी, इसने दान में दिया था एक गांव को, और वो रानी थी प्रभावती गुप्त। ये गुप्त वंश से रिलेटेड थी, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भाषा में सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख मिले। तो वो जो लैंग्वेज है जिसमें सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख मिले वो है प्राकृत। ओके, सीबीएसई टर्म 1 में भी ये पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जो कि पहले प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर यानी कि पहले के सालों में, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण शासकों ने स्वयं के लिए निम्न के लिए कौन सा शीर्षक अपनाया, यानी उन्होंने कौन सा टाइटल अपने आप को दे रखा था। तो वो टाइटल था देवपुत्र। आपकी हरिसेन या इसको हरिसेन भी बोलते हैं, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, किसका दरबारी कवि था। यानी हरिसेन जो है किसका एक पोएट था, कि कौन राजा था उस टाइम पर, वो राजा थे समुद्रगुप्त। तो आपको ये तीनों चीजें रिलेट करके देखनी होंगी। समुद्रगुप्त एक किंग है, इन्हीं ने बोला था हरिसेन को कि आपको प्रयाग प्रशस्ति लिखनी है। प्रशस्ति मीन्स होता है कोई भी ऐसी चीज जो राजा की प्रेज में लिखी गई हो, तो प्रेज को ही बोला गया है या प्रशंसा को प्रशस्ति। ठीक है, और ये कहाँ पर देखने को मिलती है, इलाहाबाद में। इसी का दूसरा नाम भी क्या है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किस भाषा में इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना की गई। तो ये जो स्तंभ अभिलेख है जिसको समुद्रगुप्त ने लिखवाया, ये शिलालेख या अभिलेख लिखवाया गया था संस्कृत में, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा महाजनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में सबसे शक्तिशाली था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमें पता है सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद जो था कौन सा था, मगध। क्वेश्चन नंबर 16 ये इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई टर्म 1 2021 में पूछा जा चुका है। तो कौन सा गुप्त शासक बहुत अधिक शक्तिशाली और फेमस या प्रसिद्ध था। तो उसका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित लिपियों में से किसका जेम्स प्रिंसिप ने निकाला था। सर थे और इन्होंने क्या किया था, इन 2 लैंग्वेज का मीनिंग निकाला था। इससे पहले इनको कोई नहीं पढ़ पाता था। वो 2 लैंग्वेजेस कौन सी थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, जो कि अशोक के अभिलेखों में लिखी हुई होती थी। नंबर 18, कुषाण शासकों के बारे में जानने का स्रोत का उल्लेख करिए। तो कुषाण शासकों के बारे में हमें इन सारी चीजों से पता चलता है, चाहे वो उनके कॉइन्स हों, मूर्तियां हों, अभिलेख हों। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया है कि सर्वोत्तम कारण की पहचान करिए। अब वो क्या ढूंढना है हमें कारण, जिसके कारण राजा अशोक को उसकी प्रजा द्वारा देवनाम्पी और पियदस्सी के रूप में जाना जाता था। तो अशोक की जो प्रजा है वो उसको देवनाम्पी और पियदस्सी क्यों बोलती थी, इन दोनों टाइटल से क्यों बुलाती थी। तो आंसर है हमारा डी, उसने धम्म के माध्यम से समाज की भलाई की। क्वेश्चन नंबर 20 है गृहपति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये जो टर्म है गृहपति ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको क्या बताना है जो कि नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा नहीं है। तो नहीं है यहाँ पर सी,
यानी कि भूमि और खनिज जैसे संसाधनों का मालिक नहीं था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी उसके पास लैंड और खनिज हुआ करते थे, पर यहाँ पर क्या दे दिया है, नहीं, तो यह ऑप्शन गलत है। और हमें कौन सा वाला बताना था जो सही नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान रखा करिए कि आपसे क्या पूछा है, नहीं वाला पूछा है या सही वाला पूछा है, इसी से आपके क्वेश्चन राइट और रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, सी हमारा हो जाएगा। नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको डायरेक्ट इस रेफरेंस बुक से पढ़ाया था, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे पीडीएफ बना के क्वेश्चन ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं, तो मैंने फिर इसका पीडीएफ बनाया और फिर अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी एक बुक का नेम है और इस बुक में क्या क्या जानकारी दी गई है हमें ये बताना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, क्या इसमें विदेशी व्यापारी काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए जहाज भेजते थे? हाँ, क्योंकि उस टाइम पर काली मिर्च का जो व्यापार है बहुत ज़्यादा होता था इंडिया में, क्योंकि इसीलिए काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। भारत में भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, मूंगे, शीशे, ये सारी चीज़ें आयात की जाती थी, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद तमिलनाडु में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए गए मूंगों के उद्योग के भी हमें साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, जो कि है ये सभी ऑप्शन। ये जो किताब है इसका नाम आप याद रखना, ये पूछ लेते हैं। ये एक यूनानी समुद्री यात्री की किताब है और इसमें हमें एंशिएंट टाइम के व्यापार की जानकारी मिलती है, इतना आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 23, मगध से रिलेटेड हमें यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे क्या करेंगे, सीधा ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसमें से उन्हें जो लगेगा करेक्ट है वो क्लिक कर देंगे, बट यहाँ पे हमसे पूछा है जो सही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ, ये बात ठीक है। मौर्य प्रशासन में सेना इंपॉर्टेंट होती थी, ये भी ठीक है। मेगास्थनीज ने सेना संचालन के लिए एक समिति और 8 उपसमिति का उल्लेख किया, ये गलत है, क्योंकि उसने 6 कमिटीज या समिति के बारे में बताया था और यहाँ पर 8 बता दिया है, तो ये पॉइंट गलत है। और हमें क्या बताना था, जो नहीं सही है वही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, सी हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि है केवल 3। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अब हमें बताना है कि मगध से रिलेटेड कौन सी बातें सही हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। ये मगध में कृषि विशेष रूप से होती थी, ये भी ठीक है। प्रारंभ में मगध की राजधानी कौन सी थी, राजगीर या जैसे राजगृह भी बोलते हैं, ये लोकेशन आपको मैप पर पता होनी चाहिए, ये भी ठीक है। और लास्ट पॉइंट, मगध के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, ये गलत है, क्योंकि मगध के पास संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो हमें बताने थे सही वाले 1 2 3 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 24 का आंसर है हमारा ए, 1 2 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण यानी उस इतिहास को दोबारा से जानने के लिए हमारे पास कौन से स्रोत है? मेगास्थनीज का कार्य है हमारे पास, ये ठीक है। हमारे पास कौटिल्य की अर्थशास्त्र नाम की बुक है, ये भी ठीक है। बौद्ध, जैन और पौराणिक साहित्य भी हमें उस टाइम के मिलते हैं, ये भी ठीक है। यानी इन तीनों चीज़ों में हमें मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश का सबसे फेमस राजा कौन था, अशोक, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। और फोर्थ बुक जो है ये है कालिदास की मेघदूत, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये अशोक के टाइम की जानकारी नहीं देती है, ये किताब बाद में लिखी गई थी। तो आंसर है 1 2 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, यहाँ पे कुछ महाजनपद दिए हैं और यहाँ राजधानी दी है और हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सही है हमारा ऑप्शन सी, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं तो आप उसको नहीं देखिए। अवंती की जो राजधानी है वो कौन सी थी, उज्जैन, ये याद रखना आप। और इन चारों की भी कौन सी करेक्ट है ये आप अपनी बुक में देखेंगे और उनको लर्न करेंगे करेक्ट वाले को। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इसमें से एक सही नहीं है, यानी यहाँ पर हमें कुछ डिटेल दी है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हैं और हमें बताना है कि कौन सा मैच नहीं हो रहा है। तो पहला, प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी थी, हमें पता है, जिसको इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी बोला जाता है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी, ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र क्या सेलिकोस निकेटर ने लिखी थी, नहीं, हमें पता है अर्थशास्त्र लिखने वाला इंसान कौन था, चाणक्य, या इसी को क्या बोल देते हैं, कौटिल्य। ठीक है, मनुस्मृति मनु ने लिखी थी, ये भी ठीक है। तो हमें बताना था जो सही नहीं है, तो कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन सी हो गया, इनकरेक्ट, हमें वही बताना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीबीएसई टर्म 1 2021 में पूछा जा चुका है, इसमें से हमें बताना है कौन सा एक सही है। तो योधे का चांदी का सिक्का नहीं होता था, तांबे का सिक्का होता था। और गुप्त जो है इनके गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। फिर कुषाण जो है इन्होंने प्रथम सोने के सिक्के बनवाए, ये सही है। और मौर्य जो है इनके जो सिक्के हैं उनको बोला जाता था पंचमार्क कॉइन्स या फिर आहत सिक्के, जो कि मोस्टली चांदी के बने होते थे। तो मैंने आपको इन सब का भी बता दिया है जो गलत हैं। इनके होते थे तांबे के, इनके होते थे मौर्यंस के चांदी के, गुप्त के होते थे गोल्ड के कॉइन्स, और कुषाण वो हैं जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सही ऑप्शन यही है, हमें सी बताना है। तो ये याद रखना, यहाँ से एक MCQ बनता है और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट दी है जो कि अशोक द्वारा 3री सदी में तैयार किए गए और संदेश के बारे में है। ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं और हमें ये बताना है कि ये किस बारे में बता रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है अशोक के धम्म के सिद्धांत के बारे में बताती है। अशोक का धम्म क्या होता है ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ लिया होगा। इस सिद्धांत को वो अपनी पूरी प्रजा में फैलाना चाहता था और इसमें कुछ इस तरीके की बातें होती थी, जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ एक हमें इन्फॉर्मेशन दी है और हमें बताना है कि कौन सी झील के बारे में, लेक के बारे में बताती है। कृत्रिम मतलब ये नेचुरल झील नहीं थी, इसको बनाया गया था। जो इंसान चीज़ें बनाते हैं उसको बोला जाता है कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल। और इसमें संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो ये जो झील है ये है सुदर्शन। ये याद रखना आप, जब एक आर्टिफिशियल झील की या जलाशय की बात की जाएगी तो वो कौन सी थी, सुदर्शन झील। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ इस तरफ कुछ टाइम पीरियड दिया है और इस तरफ
कुछ इंसिडेंट या घटना बताइए, आपको मैच करना है। तो 321 में क्या हुआ था? 321 में चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, इसी ने मौर्य साम्राज्य को स्टैब्लिश किया था, इसका राज्यारोहण हुआ था। फिर उसके बाद बी का हम अगर देखते हैं तो 185 में क्या हुआ था? मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था, उसका डिक्लाइन हो गया था। फिर 78 में क्या हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्क एक इंपॉर्टेंट रूलर था कुषाण वंश का, याद रखना कनिष्क कौन से वंश का था? कुषाण। फिर उसके बाद 1784 में क्या हुआ? 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था। ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से ए, सी और डी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करके जाना कि इस टाइम पर हिस्ट्री में क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, गृहपति कौन होते हैं? छोटे किसान और जमींदार। उल्वर कौन होते हैं? हलवाहक यानी हल चलाने वाले। वेल्लार कौन होते हैं? वेल्लालर होते हैं बड़े जमींदार। और अड़ीमई होते हैं दास। यानी हिस्ट्री में जो हमें इस तरीके के पुराने कुछ टर्म्स देखने को मिलते हैं, आखिर उनका मतलब क्या होता है? तो गैस इनको याद रखना टर्म्स को। हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। अब ये जो पिक्चर है, अब आपको पहचाननी है किसकी पिक्चर है ये। ध्यान से देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में भी बनी हुई है। तो ये जो पिक्चर है हमें मिली है कुषाण राजा की, जो कि कौन सा राजा था? कनिष्क। अभी मैंने बताया कनिष्क कौन से वंश का था, वो था कुषाण डायनेस्टी का। अब ये जो है बलुआ पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति है, जिसका सर गायब हो चुका है, क्योंकि इतनी पुरानी ये स्ट्रक्चर है तो इसका सर गायब हो चुका है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी और ह्यूज मूर्ति है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी हैं। चैप्टर 1 के मैं 40 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, और इसके बाद भी मैं कोशिश करूंगी आगे के चैप्टर्स के भी आपको एमसीक्यू दे दूँ। अगर आप सिर्फ यही एमसीक्यूज भी करके चले गए हर चैप्टर से एटलीस्ट 40, देखिए बनने को तो 100 क्वेश्चंस भी बनते हैं, बट आप इतने भी करेंगे और तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलने के चांसेस हैं। अपने डेली रूटीन में से सिर्फ 10 मिनट इस एमसीक्यूज को दे दीजिए डेली, जब भी मैं अपलोड करूंगी। आपके एग्जाम तक आपके जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप खुद सोचेंगे कि हाँ, आपको अब एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।